हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। संपूर्ण एमसीक्यू हल सहित, यहाँ पे हल सहित है, मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा तथा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल पेपर कौन सा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम का। देखिए, यहाँ से शुरू हो गया आपका मॉडल पेपर। सबसे पहले तो ऊपर लिखा गया कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर आधारित, मतलब कि जो प्रश्न पत्र है इसमें आपको ओएमआर सीट भी मिलेगी। एंड उसके बाद से हाफ ईयरली एग्जाम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर है और पूर्णांक तो आप लोग को पता है कि 20 नंबर आपके एमसीक्यू के मिलेंगे और 50 नंबर आपको लिखने के लिए मिलेंगे। समय 3 घंटे का रहेगा, कहीं कहीं 3 घंटे 15 मिनट रहता है, वैसे 3 घंटे 15 मिनट रहता ही है। और यहाँ पे नोट में आपको पढ़ लेना है कि नोट जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है कि प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और खंड ख में आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। जो भी जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सबके लिए आपको ओएमआर सीट मिलेगी। मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें उसका आंसर आपको ट्रिक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ एक एक एमसीक्यू हल के साथ आपका मॉडल पेपर। जैसे यहाँ पे खंड क स्टार्ट हो गया और ये है बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें पहला वाला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें पहला वाला प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। आप लोग भी 20 प्रश्नों में से कितने आपके प्रश्न सही हुए लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके ऑप्शन दिए गए, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है और इटली है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछ रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। जो नेपोलियन था फ्रांस में वो कब हारा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1814 में, 1811 में, 1815 में, 1817 में। तो नेपोलियन जो था वो 1815 में हारा था, मतलब कि पराजय उसका कब हुआ था, तो 1815 हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था वो कब चला गया था, 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था और दोबारा इसको 1932 में फिर से चलाया गया। लेकिन आपको केवल पहला याद करना है कि 1930 में चला गया था और किसके द्वारा चलाया गया था, अभी मैंने बताया आप लोगों को, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें उनसे पूछ रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, या 10 दिसंबर को, या 15 जनवरी को। तो 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें उन्हें से पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये सभी आपके एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पैटर्न को भी कवर करते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों से पूछ रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल। तो करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि किस प्रकार का संसाधन हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन है, या मानव निर्मित संसाधन है, या सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी एमसीक्यू हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडल पेपर से लिए गए हैं और आपको मॉडल पेपर ही बता रहा हूँ मैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैविक संसाधन है, अजैवीय संसाधन। अजैविक संसाधन का मतलब वो होता है कि जिसमें जान ना हो, सीधे सी बात, जिसमें जान ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चट्टान है, पशु है, पौधे है, मछलियाँ हैं। तो ऑप्शन एक जो है चट्टान, इसमें जान नहीं होता है तो उसे अजैविक संसाधन बोलते हैं। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हम लोगों को कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है हम लोग को बताना है, मृदा संरक्षण से, या वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है और इसका मतलब क्या हुआ कि
एक बार जब उत्तराखंड में अंग्रेज जो थे वो वृक्षों को काट रहे थे, तो वहाँ के जितने भी लोग थे, लोकल लोग थे, और जितने भी वहाँ के सिटी में रहने वाले लोग थे, वो लोग पेड़ को पकड़ लिए थे, अपने बाहों से क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे, और पेड़ से चिपक गए थे, तो उसी का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, और वृक्ष को कटने से बचा लिए। तो चिपको आंदोलन इसीलिए प्रसिद्ध है, और ये वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में दिया गया हम लोगों को कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। जो सलाल बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया सतलज नदी, ऑप्शन बी में दिया गया महानदी, ऑप्शन सी में 100 में दिया गया है चिनाव, और ऑप्शन 2 में दिया गया है कृष्ण नदी। तो जो सतलज बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो चिनाव नदी पर स्थित है। ठीक है, सतलज बांध परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसमें से बताना है कि कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 में महात्मा गांधी बांध, ऑप्शन बी में राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन 100 में सरदार सरोवर बांध, और ऑप्शन डी में या दो में सरदार पटेल बांध। तो ऑप्शन 100 जो दिया गया है सरदार सरोवर बांध आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछ रहा है हम लोग से कि श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना हम लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, आप 1946 में, या 1947 में, या 1948 में, या 1950 में। तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में बना। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग से पूछ रहा है भारत में मानव अधिकार की आयु क्या होती है। जो भारत में वोट देने की आयु या मानव अधिकार आयु क्या होती है हम लोग को बताना है। तो 21 वर्ष होती है, 20 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है, 18 वर्ष होती है। तो मानव अधिकार की जो आयु होती है भारत में वो 18 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि हमारे संविधान में इतना ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। देखिए यहाँ पे राजभाषा पूछ रहा है, राजभाषा, और भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई डिफाइन नहीं है कि भारत की राष्ट्रभाषा है। तो नेशनल लैंग्वेज जो है कोई नहीं है, और स्टेटेड लैंग्वेज जो है वो कौन सा हम लोग को बताना है। हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, या अंग्रेजी है। तो हिंदी को बोला जाता है भारत की राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 500 से अधिक, या 400 से अधिक, 450 से अधिक, या 400 से अधिक, या 380 से अधिक। तो भारत में जो है वर्तमान टाइम में वैसे तो बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 380 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1980 में, 1990 में, 1992 में, 1900 या 2004 में। तो यहाँ पे 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हम लोगों को, और इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हरियाणा राज्य में, बिहार राज्य में, राजस्थान में, या मेघालय में। आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एंड उसके साथ मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू को एक एक बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मुझे पूरा पेपर कवर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हरियाणा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, ये सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है हम लोगों से कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। मतलब कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम माना जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया केरल, ऑप्शन बी में दिया गया, ब में दिया गया बिहार, ऑप्शन स में दिया गया पंजाब, ऑप्शन द में दिया गया है हरियाणा। तो केरल राज्य में जो है वो सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है हम लोगों से, और इसमें हम लोगों को दिया गया कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए भारत में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो किसान होते हैं, और किसान क्या करते हैं, तो कृषि करते हैं। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, वो कृषि है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को दिया गया, और इसमें पूछ रहा है कि ये निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें किसको हम लोग कृषि क्षेत्रक बोलते हैं हम लोग को बताना है। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसको हम लोग कृषि क्षेत्रक बोलते हैं। ठीक है, और जो तृतीयक क्षेत्रक है इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्रक है इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। मतलब कि जितने भी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं उसको द्वितीयक क्षेत्रक में रखा जाता है। और जितने भी प्राथमिक चीज़ होती है, मतलब कि जैसे कि उत्पादन के लिए फसल हो गया, और जिस चीज़ को हम जमीन से उत्पादित करते हैं तो उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। और जो सेवा क्षेत्रक मतलब कि डॉक्टर हो गए और जो बाइक हो गई, ये सब किस में आती हैं, तो तृतीयक क्षेत्रक में आती हैं। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, कि डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, कि सेल सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, या टिस्को। जो टिस्को है ये टाटा की एक कंपनी है, तो टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, वो एक निजी क्षेत्र का, मतलब किसी एक व्यक्ति का उस पर कब्जा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया आपके 20 महत्वपूर्ण MCQ। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आपके 20 MCQ खत्म हो गए। एंड आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपके 6 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं खंड ख। और खंड ख में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें पहला ही प्रश्न पूछा गया। देखिए इसमें 4 प्रश्न जो हैं वो 4 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 16 नंबर के 4 प्रश्न हो जाएंगे छोटे छोटे, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। और 4 प्रश्न जो हैं वो 6 नंबर के पूछे जाएंगे। ये कितने नंबर के हो जाएंगे, 24 नंबर के, जिसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। उसके बाद 10 प्रश्न आपके मैप के पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपके MCQ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम लोग को सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और यह क्यों प्रसिद्ध था। तो फ्रांस में जो ऑटो वन बिस्मार्क है, इसको हम लोग को बताना है कि यह कौन था और किस लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर सही से लिखना है, और इसके आंसर आप 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे या 2 पेज में लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको पहला आ रहा है तो वो कर सकते हैं, यदि वो नहीं आ रहा तो आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिया गया हम लोग को भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए चलाया गया था, उसके 3 कारणों को बताना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 कारण, इसके 3 प्रमुख कारण बताइए। तो जल की कमी या जल दुर्लभता क्या होता है हम लोग को बताना है। और यहाँ पे अथवा करके दिया गया कि जलोढ़ मृदा की विशेषता बताइए। तो ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, जलोढ़ मृदा की विशेषता। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो सत्ता की साझेदारी होती है इसका क्या महत्व है, इसके महत्व को स्पष्ट करना है। इसका अथवा करके दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था और राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो जाति व्यवस्था है इसका राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अथवा करके इसका भी दिया है कि शिशु मृत्यु दर को रोकने के किन्हीं 3 उपायों को बताइए। कि भारत में शिशु मृत्यु दर जैसे अभी पता चला है ना कि बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, हरियाणा में केरल में सबसे कम होता है। तो शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय हम लोग को बताना है कि क्या क्या इसके उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। और देखिए यहाँ से आपके शुरू हो गए 6 नंबर के क्वेश्चन। मैंने बोला कि 4 जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन मतलब कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5वां प्रश्न दिया गया है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। देखिए आप लोग के लिए मैं एक गोल्डन क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो इटली है इसके साथ साथ जर्मनी है, इन दोनों का एकीकरण जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इटली का एकीकरण संक्षेप में आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपको वो आ रहा है तो वो कर दीजिए, वो नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर लीजिए। और इसमें हम लोग से पूछा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। जो महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह चलाए थे तो उस पर हमको निबंध लिखना है। और 6 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 से 3 पेज में लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो प्राकृतिक संसाधन है इसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हम लोग को बताना है। और उसके बाद अथवा करके दिया कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ, जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना चलाए गए हैं इसके लाभ क्या क्या हम लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां में कि संघवाद क्या है, भारत में संघीय ढांचे की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं को बताइए। जो भारत में संघीय ढांचे हैं इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं को बताना है। ठीक है, यदि वो हो रहा है तो वो कर लीजिए। नेक्स्ट भी ऑप्शन दिएगा कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है। जो जातिवाद है भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है हम लोग को बताना है। 8वां क्वेश्चन दिएगा कि विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं की लिखिए। जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, जापान है, तो ये विकसित देशों में आते हैं तो इनकी क्या क्या विशेषता हम लोग को बताना है। मतलब विकसित देशों की क्या क्या विशेषता होती है हम लोग को बताना है। यदि वो आपको आ रहा तो वो कर लीजिए, या अथवा करके दिया कि आर्थिक स्थिति के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने ऊपर बताया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सभी आर्थिक स्थिति के प्रकार है। ठीक है, तो आपको एक ही क्वेश्चन कोशिश तैयार कर लेना है क्योंकि आपके लिए ये हाफ ईयरली के लिए तो इंपॉर्टेंट है, या साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि यहाँ से आपको खत्म हो गए 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया मानचित्र वाले प्रश्न। देखिए मानचित्र में आपके जो 5 प्रश्न जो होंगे वो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे।
ठीक है। 5 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न जो है वो जियोग्राफी से पूछे जाएंगे, मतलब भूगोल से पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री के जो 5 प्रश्न है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूछे जाएंगे और जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसमें हम लोग को दिया है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। मतलब कि यहाँ के जितने भी स्थान हम लोग से पूछे जाएंगे उसको मानचित्र में दर्शाना है, उसके साथ साथ कॉपी में भी लिखना है। और किस प्रकार से पेपर कॉपी भरा जाता है, पेपर कॉपी में हल किया जाता है, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। एंड इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिएगा कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के चौरी चौरा में, तो कहाँ कैसे भरेंगे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कि मैप इस प्रकार से भरा जाता है। उसके बाद से वो में दिया गया कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो पोरबंदर में हुआ था। गुजरात का पोरबंदर कहाँ है, आप भरना जान जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 में कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1919 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था हम लोग को एक एक करके बताना है। लाहौर में अधिवेशन हुआ था वर्ष 1919 में, तो लाहौर कहाँ है हम लोग को एक एक चीज़ों को मैप में भरना है, उसके साथ कॉपी में लिखना है। उसके बाद सीओ में दिया है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, एक एक करके आप लोग को बताना है। तो देखिए हिस्ट्री के आपके 5 प्रश्न खत्म हो गए, और उसके साथ साथ आपकी जियोग्राफी मतलब भूगोल के जो 5 प्रश्न है, इसमें ख वाले में दिया है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, और दर्शाना है गंगा नदी को हम लोग को इस चिन्ह से दर्शाना है। एंड उसके बाद से पश्चिम बंगाल का एक उद्यान हम लोग को इस चिन्ह से दर्शाना है। टिहरी बांध परियोजना को काले डॉट से दर्शाना है। हैदराबाद नगर को एक खाली डॉट से दर्शाना है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, इसको हम लोग को इसे रेक्टेंगल से दर्शाना है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपके ख़त्म हो गए पूरा मॉडल पेपर, और मैं ऐसा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो और एक एक मॉडल पेपर आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि इसके बावजूद कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड हाँ, एक एक वीडियो मैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो सभी टॉपिक बताता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।